यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 और अनसॉल्व्ड पेपर नंबर 3, अनसॉल्व्ड पेपर नंबर 3। अनसॉल्व्ड पेपर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर पहला। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है आपको। निम्नलिखित में विदेशी यात्री जो भारत में आए उसका क्रम क्या है। तो देखो क्या दे रखा है, सर टॉमस रो, फाहियान, होयेनसांग। अब बताइए इसमें से ये जो भारत आए, मुझे बताना नहीं है, अपनी कॉपी में लिखना है, मैं बताऊंगा यहाँ पे जो खड़ा हूं। क्लियर है। तो इसमें से क्या क्रम हो सकता है, फिर मैंने बताया हमें बताना नहीं है, आप सिर्फ अपनी कॉपी में लिखिए। कभी कभी क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ट्रिक बताता हूं, यहां पे जरा देखिए क्या क्या नाम बोल रखा है, सर टॉम रो, फाहियान, होयेनसांग। ये दोनों नाम देख के आप सोच गए होंगे ये तो चीनी यात्री थे। सर टॉमस रो अंग्रेजी आदमी, अरे अंग्रेजी तो बाद में आए ना, अंत में आया ना, तो पहला नंबर अंत में हो जाएगा। तो पहला नंबर अंत में कहां है, सी नंबर। आंख मूंद के लगा दीजिए, सी नंबर। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जो सही क्रम है वो सी नंबर है। पहले कौन आया, फाहियान, दूसरा होयेनसांग, तीसरा सर टॉमस। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। जरा अपने दिमाग को दौड़ाइए और देखिए कि आपने क्या पढ़ रखा है। ये जरूरी नहीं है कि ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का है, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी सब में आ सकता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, वो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। वो आंसर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। आए समझ में, क्लियर है। अपना अपना आंसर लगाते जाइएगा। अगला देखिए क्या है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन फारसी, तुर्की, उर्दू या अरबी। इस क्वेश्चन से हमें दो चीज पता चलती है, वो क्या कि तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा थी, बाबर की। लेकिन कौन सी भाषा में लिखी गई थी, वो भाषा थी तुर्की। क्यों, तो ये जो बाबर था ये मिश्रित जनजाति का था, या फिर आप बोल सकते हो मिश्रित परिवार, तुर्क और मंगोल। मां कहां की थी, मंगोल, पिता तुर्क। तो कौन सी भाषा में लिखी गई, तुर्की। क्लियर है। धुंधला धुंधला दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है धुंधला धुंधला। अच्छा इसमें तो नहीं दिख रहा ना, कैमरे की फिक्र तुम्हें ज्यादा है, हैं? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, सबको पता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, वो आंसर क्या है बताइए। डे नंबर
क्या बोलते थे? बताइए। नेपोलियन किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की शुरुआत की थी? मौर्य। किसके नाम से? मां के नाम से। मां का नाम क्या था? किसको हराया था? धनानंद। सुनिएगा ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मां के नाम मूरा के नाम से वंश की स्थापना की थी, धनानंद की हत्या करके। इससे पहले कौन सा वंश चल रहा था? नंद वंश। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? मैंने आपको बताया था पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था, उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये दोनों कहां पे हैं? बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तो इंडोनेशिया के छात्र भी आते थे। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है। ये कौन से वंश का राजा है? पाल वंश। याद है ना? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, एक खूबसूरत रानी के चक्कर में तबाह हो गए, मर गए, एक दूसरे से लड़ाई कर ली इन लोगों ने। धर्मपाल कौन से वंश से? पाल वंश से। पाल वंश का क्या क्या क्षेत्र था? बंगाल, बिहार और झारखंड, है ना? बच्चों आप लोग देख रहे हो, जब तक मैं यहां लिख नहीं देता ना, इनको आता नहीं है। और जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आवाज आ रही है पीछे से। बुद्धिमान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। और जबकि पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार मैंने बहुत अच्छे से बताया था, याद है? इन तीनों का त्रिपक्षीय संघर्ष कहां हुआ? कन्नौज को लेकर ना। कन्नौज को लेकर क्यों हुआ? क्योंकि कन्नौज क्या था? दोआब क्षेत्र था, बहुत ज्यादा उपजाऊ था। और क्या कारण था? वो रानी। ठीक है, वो रानी किसी की नहीं हुई फिर। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, 6वां नंबर, पढ़िए और लगाइए आंसर। आप नहीं कर रहे? कर रहे हो? अच्छा अच्छा, बच गए। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? 70-80 बच्चे बैठे हैं क्लास में, एक भी नहीं बता पा रहा। जाओ, वहां हमारा आरओ का पानी रखा है, चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा लो और मर जाओ। क्लियर है? अच्छा, नहीं बताना है? क्या बात है, तुम सीआईडी में जाओगी क्या? अच्छा, अरे जय भीम और जय बौद्ध। क्या है आंसर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको नव बौद्धवाद का प्रतिपादक माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि ये जातिवाद खत्म करने के लिए कदम बढ़ाया, और गौतम बुद्ध भी जातिवाद को ही खत्म करने के लिए इतना बड़ा बौद्ध धर्म अपना लिया।
और बौद्ध धर्म में जो कहा गया है, अगर सच्चे मन से आप उसको अपनाते हो तो इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप रहोगे। ये ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए जरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1800 कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश के महू कस्बे में। कौन से जिले में? इंदौर जिले में। बहुत सारे बच्चों का हमने बीएसएफ का फॉर्म भरा, सेंटर पता है क्या आ रहा था? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। सबसे नियरेस्ट जो सेंटर था इंदौर था। मान लो पेपर अगर एक दिन पड़ा तो क्लास के मैक्सिमम लोग इंदौर जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा। और सुनिए, भारतीय संविधान के जनक कौन? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? और भीमराव अंबेडकर इन्होंने कहां कहां पढ़ाई की थी? यूएसए। और कहां पे? लंदन। भीमराव अंबेडकर ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी? मौलिक अधिकार को। क्लियर है? भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में बड़े गर्व के साथ यह कहा था कि हमारा भारत का संविधान दुनिया के संविधान को छानने के बाद बना है। और लड़कियों, अगर आप स्वतंत्र तरीके से जो आपके मन जो कर रहा है वो पहन रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो, जो मन कर रहा है वो नौकरी कर रहे हो, वो यही देव मानुष है, वो यही देव पुरुष है। भगवान की पूजा करने से अच्छा है इस व्यक्ति की पूजा करो। ये व्यक्ति ना होता तो हमारे भारत की औरतों का हाल बड़ा बुरा होता। ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे भारत के पहले व्यक्ति जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान को लिखा। बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को इन्होंने ही लिखा। इनके भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर हमारे भारत के प्रथम आईसीएस। बंगाल में शांति निकेतन की शुरुआत भी किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनको एक उपाधि मिली थी नाइटहुड की उपाधि। और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, इन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। क्लियर है? स्वामी विवेकानंद, इन्होंने अपनी पहली स्पीच और बड़ी तगड़ी स्पीच अमेरिका में जाके दिया था। और उसके बोल क्या थे? माई ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। अच्छा, इधर आ गए क्या? आ रहा है समझ में, देखने में? चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? कौन सा अधिवेशन? लखनऊ, कलकत्ता, बनारस या सूरत? कौन सा है इसका? बताइए, कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन 1916। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि ये कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। बाल गंगाधर कौन से दल के नेता? गरम दल, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ट्रेड विवाद अधिनियम, पब्लिक सेफ्टी या रॉल्ट एक्ट? किसके लिए था? रॉल्ट एक्ट के लिए। रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। रॉल्ट एक्ट में क्या था कि कोई भी भारतीय गुट नहीं बनाएगा, घर के अंदर रहेगा, सरकार के खिलाफ कुछ भी प्रचार नहीं, विरोध में प्रचार नहीं करेगा। इसको और क्या बोला गया? काला कानून। किसी भी भारतीय को उसके बिना पूछे, बिना वारंट दिए उसको उठाया जा सकता है और जेल में बंद किया जा सकता है। कब तक? अनिश्चित। और उस पर कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है। यह पूछा जाता है एग्जाम में, वह कौन सा कानून था जिसने भारतीय लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया? रॉल्ट एक्ट। 1919 में ही कौन सा कांड हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉल्ट एक्ट में हमारे कौन से दो नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे? सैफुद्दीन किचलू और कौन सा? सत्यपाल। इनके विरोध में इनको सरकार से वापस बुलाने के लिए मीटिंग कहाँ हुई थी? अमृतसर में। अब वहाँ पर जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई और जनरल ओ डायर की मृत्यु किसने करवाई? उधम सिंह ने। कब करवाई? 1941। ठीक है। असहयोग आंदोलन, बनाओ अपना अपना आंसर। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया? बताइए। 1922। आपका आंसर 1922 क्यों है? हाँ, तो 1922 क्यों है? क्यों किया गया था? बिल्कुल सही है ना। चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। उत्तर क्या हो जाएगा? 1922। 1932 में क्या हुआ? तृतीय गोल मेज सम्मेलन। और क्या हुआ? अरे पूना पैक्ट नहीं हुआ था? यह समझौता किसके बीच था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। दलितों को कितना % आरक्षण दिया गया? 18% आरक्षण दिया गया।
कहाँ दिया गया? विधान परिषद यरौदा जेल में दिया गया। 18% दलितों को जेल में डालो, ऐसा क्या? नहीं, ये समझौता हुआ था जेल में, पूना की यरौदा जेल में। लेकिन ये एक समझौता था अंबेडकर और गांधी के बीच में। 18% रिजर्वेशन दिया गया, किसको? दलितों को, विधान परिषद को, जो उस समय की क्या थी? संसद। आगे बढ़ते हैं। किस यूरोपीय समुदाय किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? सबको पता है, सबसे पहले यूरोपीय कौन आए? पुर्तगाली आए ना। कब आए? 1498 में। कौन आया? वास्को। कहां पे आया? कालीकट। आज का क्या है? किसने स्वागत किया? जमोरिन ने। अच्छा, आप जरा मुझे ये बताओ, भारत में 1498 के समय किसका शासनकाल था? अरे, जमोरिन का शासन केरला में था, भारत में नहीं था। मुगलों का? मुगल तो 1526 में आए। आपने क्या बोला? बिल्कुल सही। किनका शासन? लोधी। लोधी वंश चल रहा था, याद है? चलिए अगला। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? हाँ भाई मिथिलेश, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया है? आप लोग नागार्जुन सागर को ढूंढ रहे हो क्या? हैं? वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। अरे, श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध भी है और नागार्जुन सागर बांध भी है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर को ढूंढे पड़े हो। अरे, एक नदी पे क्या एक ही बांध बनता है क्या? बहुत सारे बांध बनते हैं। आए समझ में? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और डेल्टा का निर्माण करती है। आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन? जगनमोहन रेड्डी। सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर ढूंढे पड़े हैं, कहां से मिलेगा? 12वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अब पता है क्या, कुछ बच्चे अगर ये पेट में आता मगरमच्छ लगा के आते। पता है क्यों? अभी उफान में इलाहाबाद में एक मगरमच्छ तैरता हुआ पाया गया था, तो उसको लगा होगा क्या पता भाई बीजेपी की सरकार है, मगरमच्छ देखा मगरमच्छ कर दिया। नहीं, गंगा की डॉल्फिन। 2 क्वेश्चन बन गए यहां से कि डॉल्फिन कहां पाई जाती है? भारत की सबसे लंबी नदी,
भारत में नेशनल हाईवे वाटरवे 1, भारत में नेशनल हाईवे वाटरवे 1, नेशनल हाईवे होता है ना जैसे रोड का, पानी का भी है नेशनल हाईवे। पहला कहाँ पे है? गंगा नदी में। दूसरा कौन सा? ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप किस में? ब्रह्मपुत्र में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम। किसके लिए जाना जाता है? एक सींग का गैंडा। क्लियर है? आया समझ में? ओके। ऑलिव रिडले टर्टल को कहाँ संरक्षण दिया जा रहा है? ओडिशा। कहाँ पे? ओडिशा। कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य में? भीतरकनिका राष्ट्रीय अभयारण्य। ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका झील। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट। चलो करो, बनाओ इसका अपना आंसर बताओ। कितने बच्चे ईमानदारी से अपना आंसर कर रहे हैं जरा बताओ। बस बाकी सब बेईमान बैठे हैं क्या? हाँ, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। नोवा मंडी किसके लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए। अच्छा शाबाश, अब तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं हम। नोवा मंडी जाना जाता है लौ अयस्क कोडरमा अभ्रक के लिए। कलपक्कम। अब क्या बचा? कर्णपुरा, कोयला। तो आंसर कौन सा सही हुआ? बी नंबर। क्लियर है? आए समझ में? अपने अपने नंबर करते जाइएगा ईमानदारी से, ठीक है? तो नोवा मंडी यहां क्या पाया जाता है? लौ अयस्क। कोडरमा में क्या? अभ्रक। कलपक्कम में क्या? आणविक शक्ति। कर्णपुरा में क्या? कोयला। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए, करो क्वेश्चन नंबर 14। बड़े शर्म की बात है, हमारे पुराने छात्र सोच में डूबे हुए हैं। इसका माउस ले आओ यार, वहां पे होगा।
अरे किसी का आंसर आया कि नहीं है? देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपको याद होगा पुराने छात्रों को, हमारे होनहार छात्र, भूतपूर्व छात्र, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, कभी हमें अगर ऑप्शन में नहीं आता ना, एलिमिनेशन मेथड करना होता है। आपको याद है कोंडा शब्द, पालकोंडा, गोलकोंडा कहां पे था? आंध्र प्रदेश में था। तो पालकोंडा कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है ना। और ये क्या बोल रहा है कि वह पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। पालकोंडा कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या? कितनी बार मैंने बताया, कोंडा शब्द, पालकोंडा, गोलकोंडा, ये सब पहाड़ियां कहां हैं? आंध्र प्रदेश में। बाकी शिवराई की पहाड़ी, पालनी, जवादी, ये सब कहां पे है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कीजिए। क्या पीछे वाले बच्चे पढ़ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? आप ध्यान से देखिएगा। भारत के संदर्भ में, भारत विश्व का छठा देश है क्या? 7वां प्रदेश है ना। तो एक ऑप्शन गलत ना, तो सीधे सी, बी क्या कर दो? काट दो। इसके बाद क्या है? संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरती है, बिल्कुल सही, यानी 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। एलिमिनेशन मेथड करना होता है। क्लियर है? आए समझ में? आप देखिए, उसने बोला भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, नहीं 7वां है। तो बी नंबर सीधे कट गया, है ना। हमने दूसरा पढ़ा, संसार का लगभग 2.44, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन में 2, 3, 4 तो है ही नहीं, तो सीधे लगा दो क्या? 2 और 3 सही है। बढ़े आगे। इकोनॉमी क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। देखिए क्या है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीद के लेके आए 10 लाख रुपए की, 1 साल आपने उसको चलाया, 1 साल बाद कितने की बिकेगी? क्या वो 10 लाख की बिकेगी? उसकी मूल्य में क्या हो जाएगी? कटौती, कमी हो जाएगी। उसके मूल्य में कमी क्यों हो रही है? क्योंकि 1 साल वो चल चुकी है, 1 साल में पंचर भी हुई होगी, शीशा भी फूटा होगा, है ना, इंजन भी खराब हुआ होगा। तो ऐसे में उसका मूल्य ह्रास हो गया, मूल्य गिर गया। तो अब बताइए, मूल्य ह्रास का मतलब भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के लिए दौरान होने वाली टूट फूट, उसकी वजह से जो कमी होती है। आप जरा बताएं, शोरूम में जो गाड़ी खड़ी है 1 साल बाद भी उसका वही मूल्य रहेगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि चली ही नहीं।
टूट फूट हुई नहीं। तो मूल ह्रास का मतलब भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट। आगे बढ़िए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? अपना आंसर बताएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? एक चीज आपको बता दें, हर डेट में आपको 2 अक्टूबर आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि गांधीवादी सोच पर ग्रामीण बैंक बनाया गया था। अब ग्रामीण बैंक गांव के लिए महात्मा गांधी कहते थे कि भारत कहां बसता है? गांव में। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? 2 अक्टूबर 1975। अच्छा, ग्रामीण बैंक को या ग्रामीण लोगों को ऋण देने के लिए एक बैंक होता है जिसका नाम क्या है? नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड आरबीआई से अलग होता है। आरबीआई का मतलब बैंकों का बैंक, सर्वश्रेष्ठ बैंक। क्लियर है? आया समझ में? आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1975। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्लस ग्रामीण के अंतर्गत कितनी धनराशि बजट 2022-23 में आवंटित की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? 68,000, 58,000, 48,000 करोड़, या कितना हो जाएगा इसका? बताइए। ये आपका सीए है, करंट अफेयर। तो आपको बता दें, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्लस ग्रामीण 48,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया था। कितना? 48,000 रुपए सैंक्शन किया गया था पूरे देश भर में। शहरी और ग्रामीण आवास योजना क्या है? शहर के ऐसे लोग, गांव के ऐसे लोग जो इतना सक्षम नहीं है कि अपना पक्का घर बना सकें, तो सरकार उनको क्या करती है? हेल्प करती है। सरकार उनको पक्का घर बना के देती है। गांव में आपने सुना होगा कॉलोनी, है ना? कॉलोनी, कॉलोनी। मेरी दादी बड़ा हमसे चिढ़ती थी कॉलोनी के मामले में। दादू, सबको कॉलोनी मिली जाती, तुम्हें ना मिली क्या? मेरी लालची दादी। पिताजी हमारे इंडियन आर्मी में गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। कॉलोनी उसको मिलती है जो सक्षम नहीं है। ठीक है? वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? आईएमएफ। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका इंग्लिश में नाम क्या है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। क्लियर है? इसकी स्थापना कब हुई है? जुलाई 1944। जुलाई 1900। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है? लोन देता है अपने आप को विकास करने के लिए। गरीब देश अपना विकास करें, इसलिए क्या करता है? लोन देता है। आगे बढ़ते हैं। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है?
कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है इसमें? संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को शामिल किया जाता है? उत्तर है 30 कंपनी। सेंसेक्स क्या है? क्या ये एक शेयर मार्केट का ऑब्जेक्ट है ना? शेयर मार्केट, हमारे भारत का शेयर मार्केट कहां पे है? मुंबई, जिसको क्या बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कहां पे है ये? भारत में बैंकों का बैंक क्या है? इसका मुख्यालय भी कहां पे है? मुंबई, है ना? पढ़ो क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। संसदीय स्वरूप के शासन, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? पहली बात, संसदीय स्वरूप का मतलब क्या होता है? कि हमारी सरकार कैसी होगी? चयनित होगी। वहां पे क्या होगा? गणतंत्र होगा। हमारे भारत का स्वरूप कैसा है? सरकार कैसी है? संसदीय प्रणाली ना। असंसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की रानी मर गई ना, मुझे बहुत दुख हुआ, सही बता रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ भाई साहब, है पता नहीं क्यों। अब मैं 3-4 दिन से लगातार उसके वीडियो देखे जा रहा हूं। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। हो सकता है पिछले जन्म का कुछ नाता रहा हो, है ना। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ, क्या सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला सकता? ऐसा है क्या? जो शासक होता है, क्या यह जरूरी है कि निर्वाचक यानी चुनाव कराने पर ही बदला जा सकता है? क्या जरूरी है? मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो क्या मोदी को हटा के अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, अरे बन सकता है। सत्ताधारी दल में कोई भी बन सकता है। क्लियर है? आए समझ में? अच्छा, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, या कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है? ये है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो हमारा मंत्रिमंडल है संसद का, यह किसके प्रति उत्तरदायी? संसद के प्रति। यानी ये जो भी काम करेंगे संसद में जवाबदेह होंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ, जवाब के साथ इनको कार्य करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद, राज्य का विधानमंडल, सॉरी मंत्रिपरिषद। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा यहां पे। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख होना कहा गया है? कौन सा नंबर है? ए नंबर, अनुच्छेद 129। पिछली बार के पेट में अनुच्छेद 143 पूछा गया था। अनुच्छेद 143 का मतलब राष्ट्रपति सलाह लेगा किससे?
उच्चतम न्यायालय से। रिट जारी करने का अधिकार किसको है? एससी को और सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। रिट कितने प्रकार की होती है? रिट कब जारी की जाती है? मौलिक अधिकार के हनन को, जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तब रिट जारी की जाती है। रिट जारी करने में किसका क्षेत्र अधिकार ज्यादा है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट का। रिट जारी करने के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का सबसे ज्यादा है, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया? हमारे मूल रूप से कितने अधिकार थे? हमारे मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो कितने बच गए? 6। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब? 44वें संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में। किसकी सरकार में? मोरारजी देसाई। पार्टी कौन सी थी? जनता दल की पार्टी। क्लियर है? अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होके कानूनी अधिकार है, यानी सरकार जब चाहे आपकी संपत्ति हड़प सकती है। क्लियर है? अब तुमको जो करना है सरकार कर लीजिएगा, सरकार का। निम्नलिखित में से कौन सा शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली से अविच्छिन्न तत्व है? बताइए। संविधान का, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन या संसदीय संप्रभुता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। क्लियर है? कार्यपालिका और विधायिका एक ही होती है। जब देश में विकास करना होता है तो वो मंत्रिमंडल कार्यपालिका कहलाती है। जब देश में कानून बनाने होते हैं तो विधायिका कहलाती है ना? अभी आप बताइए, बीजेपी की सरकार है, सारे नेता वहां बैठे हैं, वही लोग तो कानून बना रहे हैं, वही लोग विकास भी कर रहे हैं। जब विकास करेंगे तो क्या कहलाएंगे? कार्यपालिका, और जब कानून बनाएंगे तो विधायिका। क्लियर है? अगला, संविधान के किस भाग में संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। कौन सा संशोधन किया गया था? 73वां संशोधन। किसके लिए? ग्राम पंचायत। और 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत। क्लियर है? आजकल एग्जाम में ये जो अनुसूची 10 ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अनुसूची 10 क्या है? दल बदल कानून। कि कोई आदमी, कोई नेता किसी पार्टी को त्याग के करके दूसरी पार्टी का चयन करता है
तो उसकी क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, भाग 9। अब ये आपके साइंस का क्वेश्चन है, मुझे लगता है मुझसे अच्छा जितेंद्र सर एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे आपको। क्लियर, बंद कर दो इसको।